वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के बॉटनी के थर्ड पार्ट के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा जो सिलेबस है वो है प्लांट ग्रोथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारा सिलेबस है। आइए बिना देरी किए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सह प्रभाविता में F1 पीढ़ी में दिखते हैं। आप सभी जानते हैं कि सह प्रभाविता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि हम लें तो ह्यूमन का AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा। मतलब इसमें सह प्रभाविता में जो F1 पीढ़ी हमारी रहेगी उसमें दोनों जनक के समान हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कितने रोगों को पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा समझा सकते हैं। बेटा पेडिग्री एनालिसिस से केवल और केवल हम डिस्कस कर सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, ओनली मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहां पर यदि हम बात करें टर्नर एंड डाउन सिंड्रोम, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में नहीं आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाएगा हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। मींस टोटल यहां पर 5 जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए हैं। इनको हम डिस्कस कर पाएंगे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काइनेटिन व जियाटिन दो साइटोकाइनिन हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि काइनेटिन जियाटिन का सक्रिय रूप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे में दिया है जियाटिन काइनेटिन का सक्रिय रूप है, ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट है जियाटिन संश्लेषित, नहीं भाई जियाटिन तो प्राकृतिक होता है, तो यहां पर ये सही हो जाएगा जियाटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है, काइनेटिन नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 94, 50 हैवी डीएनए हमें लेना है। ये लीजिए अपन ने यहां पर 50 हैवी मींस जिसकी दोनों लाइनों में 15-15 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हमने ले लिया है और इसको हमें 2 टाइम्स रेप्लिकेट कराना है। 2 टाइम्स रेप्लिकेट कराएंगे तो पहली बार में 50 से बनेंगे 100, दूसरी बार में 100 से बन जाएंगे यहां पर 200 डीएनए और मीडियम में हमने दे रखा है N14। तो अब फाइनली क्या कंपोजिशन रहेगा वो हम देखें। जो 200 बने उनमें से 50 + 50 मींस 100 लाइन तो मेरे पास में है 15 वाली, इनके सामने आ जाएगा 14। रिमेनिंग है 100, वो बनेंगे मीडियम से, मतलब वो बनेंगे 14 ग्राम वाले। तो यहां पर हमें जो टोटल 200 डीएनए मिले उसमें से 100 ऐसे हैं जिनमें 15 और 14 वाला नाइट्रोजन मौजूद है और 100 ऐसे हैं जिनमें ओनली 14 ग्राम वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आइए यहां ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन लिखा है 100 आधे भारी आधे हल्के, जबकि 100 हल्के केवल, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप देखें 100 में आधा हिस्सा ये वाला जो है ये भारी है और आधा हिस्सा जो है वो 14 मतलब हल्का वाला है, जबकि 100 जो है ये पूरी तरह से हल्के हैं, तो यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, नेक्स्ट बी में बोल रहा है 100 भारी, मतलब 100 ऐसे हैं जो पूरी तरह से 15-15 वाले हैं, गलत हो गया है। 200 में आधे भारी, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा रहने वाला है यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 95, हमें सीक्वेंस बताना है। तो बीजांडकाय या न्यूसेलस से सीधा भ्रूणकोश फॉर्म नहीं होता। बीजांडकाय के अंदर की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रहेगी, जिसमें मियोसिस से बनेंगे गुरु बीजाणु और फाइनली बनेगा भ्रूणकोश। यही सीक्वेंस सही है। आइए और देख लेते हैं। यहां पर बीजांडकाय के बाद सीधा गुरु बीजाणु दे दिया, ये भी गलत है। बीजांडकाय से सीधा फीमेल गेमिटोफाइट बना दिया, ये भी गलत है। सीक्वेंस हमारा रहेगा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 96, एब्सिसिक एसिड एक तनाव हार्मोन है, बिल्कुल सही है। बिकॉज ये प्लांट में वेरियस स्ट्रेस की जो कंडीशंस हैं उनका सामना करने योग्य उन्हें बनाता है। जिब्रेलिन बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दैट इज हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 97, यहां पेडिग्री हमें देखकर बतानी है ये कौन सी पेडिग्री है। सबसे पहले हम सी और डी को देखें, जहां लिखा है मातृत्व, वंशागति,
या लवक वंशागति। बेटा ये जो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है इसी को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक वंशागति भी कहते हैं। मतलब इसमें रोग के लक्षण संतति में मां के द्वारा जाते हैं। यदि ये साइटोप्लाज्मिक वंशागति है, मैटरनल वंशागति है, बट यहां पर आप देखें ये जो मदर है ये नॉर्मल दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी जो संतति है उसमें डिसीज है। मतलब यदि ये मातृत्व होती तब इस संतति में बीमारी होने के लिए मदर का बीमार होना बहुत जरूरी था, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये मैटरनल इनहेरिटेंस नहीं है। जो प्लास्टिड इनहेरिटेंस है वो भी तो साइटोप्लाज्मिक है। अरे प्लास्टिड कहां मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में, दैट इज वो भी मैटरनल ही है। मतलब ये दोनों ही आंसर हमारे होने वाले नहीं है। आइए ए और बी को देखें। अलिंग गुणसूत्र, अप्रभावी वंशागति। मान लेते हैं ये अप्रभावी है, सॉल्व करके देखें। यदि अप्रभावी है मतलब यहां पर दोनों स्मॉल ए होना था, इसी कंडीशन में ये दोनों बीमार होते। और यदि ये दोनों स्मॉल ए होते तब इस वाले चाइल्ड को भी बीमार होना था, बट ये तो यहां पर सामान्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि मदर और फादर यदि रिसेसिव डिसीज के लिए रोग ग्रसित हैं तब सारे के सारे बच्चे भी रोग ग्रसित होंगे। इसका मतलब है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज भी नहीं है। आइए डोमिनेंट को देखें। यदि इसको सामान्य रखना है तब जो मदर और फादर होंगे वो होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहां तो एक एक कैपिटल ए आने पर भी बीमार हो जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे दोनों स्मॉल ए, जिससे ये वाली संतति हो जाएगी सामान्य। इसका मतलब है ये है हमारी अलिंग गुणसूत्री लग्न प्रभावी वंशागति या डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो है, मधुमक्खी में नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और अनिषेचित अंडे से ड्रोन बनता है या ड्रोन का विकास होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ग्रासहोपर में नर में ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त एस एक्स गुणसूत्र या एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। कंफर्म ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहां पर सही हैं। बात करें 99 की। 99 में हम देखें, इन फ्लावरिंग प्लांट अ मैच्योर मेल गैमीटोफाइट, पुष्पी पादप में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसके लिए क्या रहेगा, हमारे पास जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में कंटिन्यूअसली 2 बार होगी माइटोसिस। पहली बार जो माइटोसिस होगी उससे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल फॉर्म होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इस जनन कोशिका में पुनः माइटोसिस होने पर 2 मेल गैमीट उत्पन्न होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 1 अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन। दैट इज हमारा आंसर यहां रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 100 को देखें। यहां बताना है कौन सा मिलान उपयुक्त नहीं है। तो पृष्ठाधार पत्ती सतही क्षेत्रफल में वृद्धि को बताती है, सही मिला हुआ है। तरबूज कोशिका के आकार में वृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। मक्के की जड़ की शीर्ष विभज्योतक की कोशिकाएं संख्या में वृद्धि, आपको ध्यान हो 17,500 सेल पर आवर, यहां लगभग 3 लाख गुना आकार। पराग नली ये बताती है लंबाई की वृद्धि को, बट यहां दे रखा है आयतन एवं ताजा भार। मतलब ये मैच गलत है और चूंकि गलत ही पहचानना था, दैट इज हमारा आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 101, हार्मोन जो पोषक पदार्थों के गमन को प्रेरित कर पत्ती की जीर्णावस्था को विलंबित करता है वो है हमारा साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 102, ट्रिपल रिस्पॉन्स एथिलीन की त्वरित प्रक्रिया क्या होती है? ये तीनों ही उसके ट्रिपल रिस्पॉन्स में आते हैं। नवोद्भिद की क्षैतिज वृद्धि, अक्ष का फूलना और द्विबीजपत्री नवोद्भिद में शीर्षस्थ हुक्का एपाइकल हुक्का फॉर्मेशन। दैट इज आंसर रहेगा डी। 103, कुछ पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होती है और नर समयुग्मजी होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि उनमें फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र है वो होता है ZW और नर में होता है ZZ। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है, नीचे वाली भी सही है और नीचे वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट को 100% एक्सप्लेन करती है। दैट इज हमारा आंसर होगा ए। 104, कौन सा पादप हार्मोन
पार्श्व कलियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो बेटा लेटरल जो कली है, क्योंकि ऑक्सिन तो शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को बढ़ाता है और ऑक्सिन के प्रभाव से मुक्ति साइटोकाइनिन दिलाता है, दैट इज ये पार्श्व कलियों की वृद्धि को प्रेरित करेगा। 105 को देखें, मक्का, गन्ना, वेलिस्नेरिया, युक्का व आर्किड में से कितने पादप वायु परागण? बेटा आर्किड में तो इंसेक्ट से होता है, युक्का में मौत के थ्रू हो जाएगा, वेलिस्नेरिया में जो परागण है वो होता है वाटर से, जल परागण पाया जाता है, मक्का और गन्ना इन दोनों में होता है वायु परागण, जिसे हम एनिमोफिली भी कहते हैं, दैट इज आंसर होगा 2। स्टार्च कणों के आकार की वंशागति, बेटा जब कैपिटल बी होता है तो लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन फॉर्म होते हैं, स्मॉल बी में स्मॉल साइज वाले स्टार्च के पार्टिकल बनते हैं, बट जब कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन आती है देन इस समय मीडियम साइज के स्टार्च के पार्टिकल बनते हैं। मीडियम वाले बने मतलब ना तो प्रभावी ना अप्रभावी, यहां सह प्रभाविता भी तब होती जब लार्ज और स्मॉल दोनों साथ साथ बनते, ये तो अपूर्ण प्रभाविता है। जैसी घटना हम लोगों ने रेड और पिंक फ्लावर जो मिराबलिस जलापा के थे उसमें भी देखी कि रेड क्रॉस व्हाइट कराने पर हमें यहां पर पिंक मिलता है, जो कि अपूर्ण प्रभाविता का ही एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 107, एक फीमेल में एक्स क्रोमोसोम किससे आता है? उसकी मदर होती है XX, फादर होता है XY, लड़की बनती है XX, मतलब मदर से भी एक्स आ रहा है, फादर से भी एक्स आ रहा है, तो एक्स क्रोमोसोम वो रिसीव करती है माता व पिता दोनों से। इनमें से कौन सा एंजाइम टीआरएनए? टीआरएनए है तो एक आरएनए, मतलब वो बनेगा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, मैच द कॉलम, आप सभी जानते हैं एयूजी इनिशिएटिंग कोडॉन है, प्रारंभक कोडॉन है जो कि कोड करता है मिथ्योनिन को। यूएए एक समापक कोडॉन है, टर्मिनेटिंग कोडॉन है, तो 2 देन 4। यूयूयू ये होता है बेटा फिनाइल एलेनिन के लिए, और यूजीजी ये होता है ट्रिप्टोफेन के लिए। दैट इज हमारा आंसर रहने वाला है हमारा आंसर रहेगा 2 देन 4 1 3, 2 4 1 3 हमें देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन में। 110, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के बारे में कितने कथन सही हैं? ये एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोट्स में गलत, प्रोकैरियोट में मिलता है। जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो उसमें एक से ज्यादा समापक कोडॉन भी रहेंगे, क्योंकि बार बार हमें प्रोटीन के बनने को, जैसे यहां पर आप देखें ये इतना एक सिस्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इससे जो हमारा एमआरएनए बनेगा उसमें भी जो एक्सॉन्स रहेंगे वो बहुत सारे रहेंगे, और यहां पर रहेगा इनिशिएटिंग कोडॉन, स्ट्रक्चरल कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन, फिर इनिशिएटिंग, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटिंग, तो इसमें एक से ज्यादा समापक कोडॉन भी पाए जाते हैं। ऐसे एमआरएनए के साथ एक ही समय पर एक से ज्यादा राइबोसोम भी जुड़े होते हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें सही हैं। सिर्फ एक क्या गलत हो रहा है यहां पर कि सामान्यतः यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट में। तो कितने कथन सही हैं? तो यहां पर हमारे पास में जो 3 स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। 111 नंबर, एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डोरी पर बीड्स तरह की संरचना। डोरी पर बीड्स मतलब यहां बात हो रही है न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए चाहिए 200 बेस पेयर लंबा डीएनए। मनुष्य में होता है 6.6 गुणा 10 की घात 9, एक न्यूक्लियोसोम के लिए 200, तो डिवाइड करेंगे 200 से, आंसर आएगा 3.3 गुणा 10 की घात 7 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम यहां हमें मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 112, यदि एक डीएनए के अणु से 38 क्षार युग्मों को कम कर दें तो कितने कुंडलित घुमाव कम होंगे? बेटा एक घुमाव के लिए चाहिए है 10 बेस पेयर, तो 38 कम होने पर 38/10 3.8 घुमाव कम हो जाएंगे, दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 113, लैक प्राचीलेक की वाई जीन जो परमिएस का कूटलेखन करती है, ये परमिएस किसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है? ये परमिएस पारगम्यता को बढ़ा देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। 114, दमनकारी या रिप्रेसर प्रोटीन
ओपेरॉन के कहां या किस स्थल पर जाकर जुड़ता है? आप सभी जानते हैं वो जुड़ता है ऑपरेटर पर। यहां दिया है ऑपरेटर, और ऑपरेटर पर जुड़ के वो किसको निष्क्रिय करेगा? वो निष्क्रिय करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। दैट इज हमारा आंसर रहेगा यहां सी। क्वेश्चन नंबर 115, यहां रॉन्ग स्टेटमेंट या गलत कथन हमें पहचानना है। एथिलीन जड़ों में अवशोषण को बढ़ाता है, सही है। जिब्रेलिक एसिड बीजों के उत्पादन को जल्दी करवाएगा, ये भी सही है। साइटोकाइनिन शीर्षस्थ प्रभाविता से छुटकारा दिलाता है, ये तीनों सही हैं। पहचानना है गलत स्टेटमेंट। यहां दिया है साइटोक्रोम एक पुष्पन प्रेरक हार्मोन है, यही स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमारा आंसर रहेगी। 116, कितने आंतरिक कारक पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं? हम सभी जानते हैं प्रकाश एक बाह्य कारक है, आनुवांशिक कारक आंतरिक है, ऑक्सीजन भी आंतरिक है, खनिज, जल, मृदा और तापमान ये सभी बाह्य कारक है। दैट इज हमारा आंसर रहेगा 2, आनुवांशिक कारक और ऑक्सीजन। 117 में इज द कॉलम है बीजांड व्रंत। हिंदी में तो बड़ा आसान हो गया, फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत, यहां भी लिखा है बीजांड का व्रंत। ए का आंसर रहने वाला है 3, यहां पर ये 3 दे रखा है। हाइलम या नाभिका, बीजांड का वह क्षेत्र जो बीजांड व्रंत से जुड़ता है, तो ये हो गया हमारा हाइलम, मतलब बी के लिए आंसर रहेगा 1। दैट इज आंसर आ जाएगा हमारा सी। इंटेगुमेंट 1 या 2 रक्षात्मक परतें हैं, तो सी का आंसर रहेगा हमारा 2। 118 असर्शन रीजन है, पुष्पों को परागकर्ता को विभिन्न पुष्पीय पारितोषिक प्रदान करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। और प्रदान क्यों करना पड़ता है? जिससे कि परागण सुनिश्चित हो, जिससे कि परागण सुनिश्चित हो। यदि अगली लाइन में ऐसा कुछ लिखा है कि जिससे परागण सुनिश्चित हो, तो हम एक्सप्लेनेशन मान लेंगे, लेकिन कुछ और लिखा हो वो सही हो सकता है, बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि पुष्प परागकर्ता को जो पारितोषिक देते हैं वो केवल एक कारण से देते हैं, जिससे कि परागण की घटना क्या हो जाए? सुनिश्चित। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे में उसने लिखा है मकरंद परागकण अंडे देने की सुरक्षित जगह, ये सामान्य पुष्पीय पारितोषक हैं, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब यहां उसने पारितोषिक के एग्जाम्पल दे दिए जो सही हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी, कि दोनों चीजें सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 119 पर आते हैं, मैच द कॉलम है, या डायग्राम में से हमें चीजों को पहचान कर दिखाना है। यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर जो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो ए है ये डीजेनरेट होती हुई एंटीपोडल सेल है, जो बी है वो डीजेनरेट होती हुई सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं हैं। इस बी के पास में जो सी बना है ये है हमारा जायगोट, और डी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 120, मॉडिफाइड एलील, आप सभी जानते हैं जो रूपांतरित एलील है वो कार्य सक्षम एंजाइम, कार्य अक्षम एंजाइम मतलब नॉन फंक्शनल एंजाइम, और ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम ही ना बने। ये हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंसी में कि एस कन्वर्ट होता है एच डैश में, इसके लिए लगता है एक एंजाइम, और ये एंजाइम हमारा बना रहा था अरूपांतरित एलील। अब मान लेते हैं जो एलील है वो हो चुका है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड होने के बाद भी इसने एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसने एस को एच डैश में बदल दिया। मतलब इस कंडीशन में ये हो गया हमारा ऑप्शन ए कि कार्य सक्षम एंजाइम यहां पर फॉर्म हुआ, फंक्शनल एंजाइम बना, जबकि एलील कैसा हो चुका है? मॉडिफाइड। बी कंडीशन, मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील ने एक एंजाइम भी फॉर्म किया, बट इस एंजाइम ने एस को एच डैश में कन्वर्ट नहीं किया। दैट इज इसे बोलेंगे कार्य अक्षम एंजाइम। और तीसरी कंडीशन है कि मॉडिफाइड एलील किसी एंजाइम को फॉर्म ही ना करे, किसी एंजाइम को उत्पन्न ही ना करे। दैट इज आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। यहां पर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है ये पेडिग्री कौन सी नहीं हो सकती है, आइए देखें। यहां हम देख पा रहे हैं कि मेल में ये ट्रांसमिशन चल रहा है,
कोई भी फीमेल इस रोग से ग्रसित नहीं है, मतलब ये पेडिग्री सेक्स लिमिटेड तो है। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर में पूछा क्या है, ये पेडिग्री क्या नहीं हो सकती, सी वाली तो हो सकती है, दैट इज ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड अप्रभावी। बेटा रिसेसिव डिसीज का एक फीचर याद कर लेना, एक पॉइंट याद कर लेना कि यदि जनरेशन स्किप होती है तो रिसेसिव डिसीज पॉसिबल है। जनरेशन स्किप होने का मतलब ये है, आप यहां देखें ये दोनों पेरेंट जो हैं ये सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी एक ऑफस्प्रिंग में हमें बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है, मतलब जनरेशन स्किप हो गई। एक पीढ़ी में रोग नहीं था, अगली पीढ़ी में अचानक से रोग आ गया, जनरेशन स्किप हो रही है, मतलब ये अप्रभावी भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आंसर हमारा क्या रहेगा अब ए, क्योंकि ये पेडिग्री प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभावी रोग में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होती। दैट इज हमारा आंसर इसके लिए रहेगा ए। 122 कौन सा अमीनो अम्ल केवल एक कोडॉन रखता है? बेटा ल्यूसीन के होते हैं 6, ल्यूसीन यस 6 होते हैं, फिनाइल एलेनिन के होते हैं 2 कोडॉन, अर्जिनिन के होते हैं 6, ट्रिप्टोफेन का होता है ओनली 1 कोडॉन। आप कोडॉन वाली टेबल को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्रिप्टोफेन का केवल एक ही कोडॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 123, स्विस चीज में बड़े छिद्र, इसमें खालिस्तान बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिएनोबैक्टीरियम, और कौन सी गैस, CO2 गैस उत्पादन के कारण होते हैं। दैट इज आंसर रहेगा ए। 124 ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देखें यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी है, और कैपिंग की प्रोसेस यूकैरियोट में होती है, मतलब ये प्रोसेस यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। 25 को देखें, एक जनसंख्या में 200 जीवों में से केवल 8 में किसी लक्षण का अप्रभावी रूप है, तब प्रभावी एलील की प्रतिशतता हार्डे वीनवर्ग से हमें सॉल्व करना होगा। 8 में ही अप्रभावी है, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू यदि हम निकालें, आप सभी जानते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो जो क्यू स्क्वायर होता है वो अप्रभावी एलील की फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा हमारे पास में, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8/200 इक्वल टू 0.04। ये यहां से हमें मिला 2 4 8, 0 से 0.04, क्यू इक्वल टू आएगा अंडर रूट 0.04, मतलब ये हमें मिल जाएगा क्यू की वैल्यू 0.2। क्यू यदि 0.2 है, मतलब अप्रभावी एलील का परसेंटेज आ चुका है 20%, और आप सभी जानते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1, तो P इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो P इक्वल टू आ जाएगा 0.8, और इसकी जो हमें परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 80%। तो डोमिनेंट एलील का जो परसेंटेज है वो आएगा आंसर हमारा 80%। 126 मानव में AB रक्त समूह के लिए 3 विभिन्न क्या मिलते हैं? तो हमें 3 मिलते हैं युग्म विकल्पी या एलील, मतलब आंसर या तो ए है या फिर डी है। और 6 विभिन्न होते हैं जीन प्रारूप, और 4 विभिन्न होते हैं लक्षण प्रारूप। दैट इज आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक महत्वपूर्ण कवक है। बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए इस कवक से प्राप्त होता है और अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित भी करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और 100% इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हमारा रहेगा यहां पर डी। 128 दिए गए कथनों को पढ़िए, कितने कथन सही हैं? पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों व धावक अश्वों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है। कुछ अनाज जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता 30 मिनट में खो देते हैं। ये भी सही है। काली मिर्च के बीजों में पेरिस्पर्म दिखाई देता है, परिभ्रूणपोष। ये भी सही है। 3 स्टेटमेंट सही हैं। चौथी पढ़ें, परागकोश से परागकणों का भिन्न पादप की स्टिग्मा पर जाना स्वयुग्मन कहलाता है। अरे भाई, भिन्न पादप पर यदि चला गया तब तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, वो तो पर परागण है, उसे स्वयुग्मन नहीं कह सकते। मतलब डी हो गया यहां गलत। तो दैट इज हमारा आंसर रहेगा सी कि 3 कथन जो हैं वो यहां पर सही हैं। 129 ये डायग्राम किसको बता रहे हैं? बेटा ये हेट्रोफिली के एग्जाम्पल है।
जो प्लास्टिसिटी में हमने पढ़ा था, और ये है पर्यावरणीय विषम पर्णता का एग्जाम्पल, ये मिलेगा स्थलीय आवास में और ये हमें मिलेगा जलीय आवास में। 130, यदि एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर यदि चले गए हैं तो जेनेटिकली क्या है? जेनेटिक्स तो अभी भी सेम है। कुछ लोग कहेंगे सर गेटनोगेमी लगा दो, बट उसने सिर्फ नाम नहीं पूछा, उसने पूछा है जेनेटिकली ये क्या है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है या एलोगेमी है। तो जेनेटिकली सेम प्लांट पर चूंकि परागकण गए हैं, दैट इज ये रहेगी हमारी ऑटोगेमी। 131, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डीएनए खंड के संदर्भ में अंतरापित जीन व्यवस्था, इंटरप्टेड जीन सीक्वेंस जो है या स्प्लिट जीन सीक्वेंस जो होता है, वो जीन की परिभाषा को जटिल बना देता है। बिल्कुल सही लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये हमारे। संबंधन प्रक्रिया डीएनए संसार की डोमिनेंसी, नहीं भाई, आरएनए संसार की डोमिनेंसी को बताती है वो। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के प्राचीन रूप को व्यक्त करती है, बिल्कुल सही है। और पुच्छन में 3 प्राइम एंड पर कुछ काम होगा। हम सभी जानते हैं कि पुच्छन में ग्वानेलेटेड समूह नहीं, एडिनाइलेटेड समूह जोड़े जाते हैं। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट सही हैं और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। क्योंकि सही पूछा है, दैट इज आंसर होगा ए, 2 स्टेटमेंट्स। 132, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। असत्य को आप पहचान हमें यहां पर करनी है। अंड उपकरण 2 सहायक कोशिकाओं व 1 एग सेल। आप सभी जानते हैं, यदि मैं यहां पर इस तरह से हमारा एक ओव्यूल फॉर्म करूं, ये मैंने आर्थोट्रोपस ओव्यूल बना दिया है, जिसमें दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ये है चेलिजल एंड। यहां पर 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, ये हो गया अंड उपकरण। यहां पर 3 एंटीपोडल, यहां पर 2 पोलर न्यूक्ली जो सेंट्रल सेल में मौजूद होते हैं। तो अंड उपकरण 2 सहायक कोशिकाओं व 1 अंड कोशिका से बना होता है, बिल्कुल सही है। बेटा जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं में तंतु रूप समुच्चय जो पाया जाता है, वो भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 3 कोशिकाएं जो चेलिजल एंड पर मिलती हैं, उन्हें प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, ये भी एंटीपोडल सेल के लिए सही है। बट आप यहां देखें, ध्रुवी केंद्रक केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के ऊपर होते हैं। आप यहां देखें, ये है एग एपरेटस, आप यहां देखें ये सब हमें इसके कहां मिलते हैं? नीचे। मतलब हमारे लिए जो असत्य कथन हमें पहचानना था वो होगा डी, दैट इज हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहने वाला है डी। 133, यहां पर हमें बताना है कि होने वाली वृद्धि के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। बेटा चूंकि वृद्धि कांस्टेंट रेट से हो रही है, मतलब इसका इक्वेशन होगा LT बराबर L0 प्लस RT। हम लोगों ने 2 तरह की वृद्धि पढ़ी है, अंकगणितीय और ज्यामितीय। ये अंकगणितीय वृद्धि का मॉडल है। तो यहां पर यह जायगोट विभाजन की शुरुआती अवस्था, नहीं भाई, जायगोट विभाजन की शुरुआती अवस्था में तो हर एक बनने वाली कोशिका मेरिस्टेमेटिक रहती है, कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है, वहां पर लीनियर ग्रोथ नहीं होती, वहां जे शेप का मॉडल आता है। मतलब ये तो हो गया गलत। विभाजन करने वाली कोशिकाओं की संख्या समान है, बिल्कुल सही है। मूल शीर्ष की वृद्धि ये सही है, और ये इक्वेशन तो जियोमेट्रिक की है, अगेन ये गलत है। तो आंसर रहेगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 134, आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ जिससे यह अधिक स्टेबल है। बिल्कुल, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड था, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए में राइबोज सुगर थी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर है। आरएनए में यूरेसिल है, डीएनए में थाइमिन है। तो रासायनिक रूपांतरण से ही डीएनए बना, जो कि और ज्यादा स्थायी है। आरएनए कम स्थायी क्यों है? क्योंकि ये उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील है, साथ ही साथ ये फर्स्ट आनुवांशिक पदार्थ। दोनों चीजें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज यहां पर एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या डी ऑप्शन में हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 135, किसमें भ्रूणपोष बीज परिपक्वन के पूर्व विकासशील भ्रूण द्वारा खा लिया जाता है? मां मुंह से चना खा लिया, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। मां से मटर, मां से मूंगफली, मां मुंह, तो ये मटर, मूंगफली, चना, सैम, इन सभी में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये था हमारा पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025। थैंक यू।